ओके, तो हम यहाँ पर थे, लेडिक सेल के बारे में बता रहे थे। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में, और यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आवश्यक है इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पर एक यह सर्टोली सेल बाइंड करता है टेस्टोस्टेरोन को, रिसीव करता है, और फिर वह टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करने के बाद जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, वह सिग्नल ट्रांसडक्शन के द्वारा वो जो सिग्नल है वह इन डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स को जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बाइंड टू द सर्टोली सेल्स वाया ए प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन। उस प्रोटीन के में भी अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो इट विल रिजल्ट इनटू द इनफर्टिलिटी। The protein's name is androgen binding protein, ABP. And ABP protein is exposed on the surface of the Sertoli cells. Then testosterone binds to this ABP. Okay, ठीक है। तो ये आप समझ गए कहाँ हो रहा है, ये आप देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट, स्पर्मेटो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप ये पूरा प्रक्रिया तो चलता है। ओके, तो लगभग, लेकिन इसमें जो मियोसिस पार्ट है वो, ये कर्सर क्यों नहीं आ रहा? वेट वेट वेट, हाँ हाँ, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया होने में, यानी इस यहां से अगर जर्नी स्टार्ट करो, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म तक, और स्पर्म बनने तक, स्पर्म बनने के बाद भी वो इपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो स्पर्म के रिलीज तक, यानी सीमेन प्रोडक्शन तक, यह प्रक्रिया ह्यूमंस में लगभग 120 दिन लग जाते हैं। 120 दिन नहीं, ह्यूमंस में नहीं है, ह्यूमंस में कम है, 120 दिन इन रैट है, ह्यूमंस में 74 डेज, ठीक है। और टेस्टिस एक बार में, एक बार से ज्यादा नहीं, मतलब एक बार हो जाता है इजैकुलेशन, बट पर डे इट प्रोड्यूसेस नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर डे। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रतिदिन में से लगभग 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ वायबल बच जाते हैं प्रतिदिन, जो कि सक्षम है फीमेल काउंटर पार्ट गैमिट को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। इन 200 से 300 में भी 100 बचे हेल्दी वाले सेलेक्ट हुए, इनमें मोटिलिटी फंक्शन पूरी तरह से आती है स्पर्मिएशन के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ इट हैपेंस, किन किन चरणों में यह हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि यह जर्म सेल से शुरू होता है। जर्म सेल, फिर हैंग हो गया, 1 सेकेंड।
जर्म सेल से शुरू होता है। यह जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे थे, यही जर्म सेल है। जर्म टर्म आता है उत्पत्ति करने वाला सेल, जहां से उत्पत्ति हो रही है, इसलिए जर्म सेल। इसी जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। कभी कभी इसे स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। और यह जर्म सेल कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ल्यूमेन के अंदर। समझ रहे हो बात को? स्ट्रक्चर देख के अभी समझाए थे ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। और उनके ये सेल्स जो इस स्पर्मेटोगोनियम है, यह ल्यूमेन साइड को फेस कर रहे हैं और यह क्लोज टू बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अवस्थित है। इन्हें हम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। इट इज ए यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट ने ये है मल्टीपोटेंट सेल। ये सब इस सेल की व्याख्या हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अवस्थित है और यह सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है पहले, माइटोसिस, जिसके फलस्वरूप दो तरह के सेल उत्पन्न होते हैं। एक सेल का नाम है टाइप 1 और दूसरे का नाम है टाइप 2, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज टाइप ए, टाइप बी। आपको पता ही होगा, माइटोसिस के बाद एक मदर सेल दो सेल में हो जाता है, डॉटर सेल होते हैं। यस कि नो? Yes. ये जो जर्म मदर सेल है, जर्म सेल है, उससे ये दो डॉटर सेल उत्पन्न हुए, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है मियोसिस, लेकिन सब नहीं, हाफ। कौन सी तरफ चल कर रहा है? म्यूट करो अजीत कुमार। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं से स्टार्ट हो गया। जर्म मदर सेल जब डिवाइड करना शुरू किया, यहीं से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। अगर इसको आप समराइज करो, इसको मिटा दे नीचे, लेकिन ये काम का है, इससे समझोगे। देखो यहां से शुरू हो गया, मदर सेल में डिवीजन हुआ, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका जर्नी आप बना सकते हो। पहले हुआ माइटोसिस, फॉलोड बाय मियोसिस 1, फॉलोड बाय मियोसिस 2, सेल डिवीजन। अभी यहां पर हुआ मियोसिस 1। इसमें सिर्फ एक सेल में, इसे दो डॉटर सेल हुए। टाइप ए जो है
वह रिप्लेनिशमेंट के काम आ जाता है। वह वापस इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो करके, इस डिफरेंशिएशन होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इसी का डॉटर सेल है, स्टेम सेल का ही, तो स्टेम सेल के सारे गुण इसमें भी मौजूद हैं। ठीक है, वह उन गुणों को रिटेन किए रखता है, खोता नहीं है, जिसकी वजह से वह मदर सेल को रिप्लेनिश कर दिया। देख रहे हो, फ्यूल हो गया, एक खर्च हुआ, दो बना, तो दो में से एक जो है फिर से उसको स्पर्म मदर सेल बन गया, रिप्लेनिश कर दिया। और जो दूसरा डॉटर सेल है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में जो जो चेंजेज आएंगे वह उन चेंजेज की शुरुआत यहां से हो गई शुरू, टाइप बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As a result of mitotic division, spermatogonial stem cells produces two types of cells. Type A cells replenish the stem cells and type B cells differentiate into primary spermatocyte। यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में डिफरेंशिएट कर जाता है। कई किताबों में आपको दोनों का नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही मिलेगा, डॉटर सेल का, लेकिन उसमें से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो रिवर्स हो गया और दूसरा प्रोसीड हो गया। देखो, एक उल्टा डायरेक्शन में गया, एक सीधा डायरेक्शन में गया आगे की तरफ। एक यहाँ जो मदर सेल में डिवीजन हुआ, एक वहीं बेस पर रह गया और एक प्रोसीड कर गया ऊपर की तरफ। अब इसमें मियोसिस होगी फर्स्ट, तो जिसके फलस्वरूप फर्स्ट मियोसिस, दो डॉटर सेल होंगे। यस कि नो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो चला गया वापस, आगे जो बढ़ा इसमें दो डॉटर सेल हुए। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इट डेवलप्स इनटू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल स्पर्मेटोसाइट्स। अगेन स्टाइलस बीच बीच में रुक जा रहा है। एक सेकंड, तो फिर इनमें डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 2। और ये क्या बन गए, चार इक्वल स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लॉइड है नंबर में, एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। ओके, इनको हम कहेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अभी भी ये सेल गोल गोल है, इनमें स्पर्म के जो रंग रूप है उनसे इनमें बहुत ही भिन्नता है। इनकी जर्नी अभी चल ही रही है, वो बनने की प्रक्रिया उस रास्ते में है। एक पड़ाव आया जिसका नाम है हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन व्हाट यू गेट, व्हाट यू गेट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ। अगर ये माइटोटिक डिवीजन नहीं होता तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ मदर सेल, स्पर्म मदर सेल का नहीं हो पाता, डायरेक्ट यहीं से मियोसिस शुरू हो जाता, तो ये खर्च हो जाता। फिर इनकी जो सप्लाई है
इसके रिप्लेनिशमेंट के लिए माइटोटिक डिवीजन जरूरी था, और उन माइटोटिक डिवीजन के दो डॉटर सेल में से किसी एक में मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, और उस मियोटिक डिवीजन के अंत में 4 डॉटर सेल प्राप्त हुए, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, जिनका नाम स्पर्मेटिड है, जो कि हैप्लॉइड है। यहां पर पहली बार एन आई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, ये भी 2n है, ये n को। स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो यह भी एक जर्नी है जिसमें सर्टोली सेल्स का, हालांकि ये पूरा जो डिवीजन है इसी सर्टोली सेल के जो दीवाल है बाहर की तरफ से चारों तरफ, थिंक 3 डायमेंशनली, उसके ऊपर यह हो रहा है। Then spermatids transform into spermatozoa. ये दिखने में स्पर्मेटोजोआ जैसा है, लेकिन अभी भी यह मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। कभी पूछ देगा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है? तो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक भाग है, जो कि यहां से लेके ये डेवलपमेंट ही है सिर्फ। स्पर्मेटिड से इमैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यह जर्नी, यह प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्यों हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजोआ? क्योंकि इस स्टेज पर यह स्पर्मेटोजोआ ऊपर में एपाइकल पोर्शन से अटैच्ड है सर्टोली सेल से। आप यहां देखिए फिगर में हम बनाए थे उल्टा ऐसे, अटैच्ड है। अभी भी यह नॉन मोटाइल है, यह खुद चल फिर हिलडुल नहीं सकता है, और इसका एक्रोसोम अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, और यह सर्टोली सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के द्वारा यह अटैच्ड है। इसको डिटैच करेगा सर्टोली सेल, छोड़ाएगा यहां से इसको दाना जैसा, और उस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मिएशन। जैसे मक्का भुट्टा से दाना छोड़ाएगा तब खाएगा, यहां से छूटेगा, डिटैच होगा, उस डिटैचमेंट की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन इज फॉलोड बाय स्पर्मियोजेनेसिस। देन स्पर्मिएशन के बाद वह जाएगा कहां पर? यहां तो अब स्पर्मिएशन हो गया, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ गया स्पर्म, इस ल्यूमेन के अंदर आ गया डिटैच होकर के। इस ल्यूमेन का जो डिस्चार्ज है वह सर्टोली सेल्स का सिक्रीशन है, प्लस इमेच्योर स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। जैसे अभी आप जो जर्नी पढ़ रहे थे, जर्म सेल से स्पर्म के बनने की कहानी, जो स्टेप्स है सेलुलर लेवल पर, लेकिन सेलुलर लेवल सेल्स प्लस सराउंडिंग, एक्चुअली तो वही मैटर है, वही चीज हो रहा है, ओके। क्योंकि बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है सीमेन का, उस सीमेन के अंदर स्पर्म है, तो सीमेन का जो सोर्स है, जो स्टार्टिंग फ्लूइड है, यह स्पर्म तो अकेले हवा में नहीं घूम रहा है, वो किसी फ्लूइड में है। तो सीमेन इज द फाइनल प्रोडक्ट फ्लूइड। द स्टार्टिंग प्रोडक्ट फ्लूइड इज द डिस्चार्ज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, डिस्चार्ज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डिस्चार्ज में है सर्टोली सेल्स सिक्रीशन, सर्टोली सेल्स सिक्रीशन
तो कहानी यही हुआ, सर्टोली सेल के सिक्रीशन से सीमेन के बनने तक का जो जर्नी है, यह स्पर्मेटोजेनेसिस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैच्योर स्पर्म के फाइनल फर्टिलाइज करने वाले फॉर्म में जो आना है, यानी पोस्ट स्पर्मेटोजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, उससे जुड़े स्टेप्स हैं। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि सर्ट, अब थोड़ा सा हम और इसको वो कर देते हैं। कहीं कंफ्यूजन है स्टूडेंट? कुछ पूछना है किसी को? No, sir. ओके ठीक है। देन आफ्टर स्पर्मिएशन, रिलीज हो गया, ल्यूमेन में आ गया स्पर्म, देन इट गेट ट्रांसपोर्टेड टू स्ट्रेट convoluted tubule through reverse peristaltic movement of seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो ट्यूब है, इसमें खिंचाव होगी, यहाँ उठ गया, यहाँ पिचक गया, उठ गया पिचक गया, इस तरह से मूव करते हुए वह आ जाएगा। यह सर्टोली सेल का सिक्रीशन स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वह चला जाएगा। अभी आपको बताए थे एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है रेटे टेस्टिस में हर स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होते जा रहा है। इसमें रेटे टेस्टिस के बाद दैट विल कम इनटू आपका अफरेंट डक्ट्स, और अफरेंट डक्ट से द स्पर्म विल कम इनटू इपीडिडाइमिस, और इपीडिडाइमिस के बाद आगे जर्नी कंक्लूड होगा वासा डिफरेंस में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, एंड देन फाइनली इट विल कम आउट। स्पर्म मैच्योर होता है फाइनली इस जगह पर, इपीडिडाइमिस में। बन तो गया, उसका न्यूक्लियस है हैप्लॉइड, लेकिन वह अभी तक काबिल नहीं हुआ है फीमेल एग को फर्टिलाइज करने। उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होने हैं, एक्रोसोम का निर्माण होना है, आगे हम बताएंगे आपको, तेल बनना है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कंसंट्रेट होना है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होना है, बहुत सारी चीजें इसमें होनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नॉन फंक्शनल पहले निकल गया। इसके बाद ये मोटिलिटी, क्योंकि ये सर्टोली सेल फ्लूइड है, तो रेटी टेस्टिस में क्या होता है, सर्टोली सेल का जो सिक्रीशन है उसमें से कुछ तत्व सोख लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, और कुछ तत्व ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द रेटी टेस्टिस, जिसकी वजह से यहां पर जो डाइल्यूटेड सर्टोली सेल का सिक्रीशन था वो थोड़ा कंसंट्रेट हो गया जाता है, और उसका नेचर भी बदल जाता है, स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है, और फिर वह अफरेंट डक्ट्स की तरफ रिवर्स पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा, इस सब में रिवर्स पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हो रहा है, वह चला आता है अफरेंट डक्ट में। अफरेंट डक्ट्स आर जस्ट कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये आउटपुट वाला डक्ट है, बाहर जो सामान बन रहा है अंदर उसको बाहर देने के लिए। अफरेंट डक्ट से फिर वह दैट इज कलेक्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इपीडिडाइमिस। ये भी एक इपीडिडाइमिस स्ट्रक्चर है, एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में बटा हुआ है। ये दोनों जगह अलग अलग काम होते हैं, उतना डिटेल में भी जानने की जरूरत नहीं है आपको।
इतना ये जान लीजिए, एपिडिडाइमिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये क्या होगा, स्पर्म तो 24 घंटा दिन रात बनते ही रहेगा, तो क्या होगा वो, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल इमेच्योर स्पर्म। और इसी एपिडिडाइमिस के एंटीरियर चैम्बर में द स्पर्म एक्वायर्स द एबिलिटी ऑफ द स्विमिंग, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंसंट्रेशन मिडिल पीस में होना है वो यहां जाके संपन्न होता है। इस वजह से इसके बाद ये मतलब समझ लो कोई खिलौना है वो बिना बैटरी का है, उसमें बैटरी लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, वो खिलौना चलने लगा, तो वह फंक्शन यहां पर आता है एपिडिडाइमिस में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी आप जानते हो, ये नेक रीजन में इसको प्लेस कर दिया गया है। और जब तक डिस्चार्ज ना हो तब तक के लिए स्पर्मेटोसाइट्स एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहे। ओके, आफ्टर 3 months दैट स्टोर्ड स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए डैमेज इज प्रोन क्वाइट पॉसिबल इन देम, सो डीएनए डैमेज को भी अवॉइड करना, क्योंकि प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग का जो प्रायोरिटी है वो हमेशा उसको अनडैमेज्ड डीएनए चाहिए। तो 3 महीना के बाद ये जो स्पर्मेटोसाइट्स है वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसी एपिडिडाइमिस में, जिनका डिस्चार्ज नहीं हुआ, और उसमें जो मटेरियल लगा वह फिर रीएब्जॉर्ब कर लेता है एपिडिडाइमिस का ट्यूब्यूल, और वह सप्लाई हो गया, फिर से न्यूट्रिशन में चला गया। अदरवाइज फॉर 3 months इट गेट स्टोर्ड हियर। सो दिस द जर्नी इज लाइक दिस। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आई थिंक आपने अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस, ओके, एग्जाम में आएगा तो आप इसको और भी इसको एलैबोरेट करके बनाना। यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा पिक्चरिस्टिक डायग्राम नहीं हो पाया है, आप सबको स्टेप वाइज करके लिखना, ठीक है। इस पूरे फ्लो का क्रक्स भी लिखना, यहाँ माइटोटिक हो रहा है डिवीजन, यहाँ मियोसिस हो रहा है, ठीक है। ये स्पर्म मदर सेल चला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, उसमें मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर 4 स्पर्मेटिड बन गए। ओके, यहां तक की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। लेकिन पहले जहां पर माइटोसिस हो रहा है, यह स्टेप यहां से यहां तक, यह प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, स्पर्मेटोसाइट की उत्पत्ति, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये सब भाग हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मूला लिखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू, पहले क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ये फर्स्ट स्टेप, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहां पर स्पर्मेटिड्स की उत्पत्ति हो रही है इसलिए इसे कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मेटिडोजेनेसिस प्लस स्पर्मेटिड के उत्पन्न होने के बाद स्पर्म का, इमेच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, ये जो प्रक्रिया यहां से लेके यहां तक यहाँ लिखे हुए हैं,
स्पर्मियोजेनेसिस प्लस स्पर्मियो स्पर्म का जनरेशन, स्पर्मियोजेने, ये सारे जेनेसिस जो है ये सब रट लेना, कंफ्यूज मत होना, ये सब जेनेटिक, स्पर्मेटो स्पर्मेटोसाइटो, यहाँ स्पर्मेटोसाइटो है, स्पर्मेटिडो, स्पर्मियो, और लास्ट में मैच्योर, इमेच्योर स्पर्म से इमेच्योर नॉन इमेच्योर अटैच्ड, आपको बताए थे सर्टोली सेल के ऊपर में अटैच्ड है, तो इमेच्योर अटैच्ड स्पर्म से फ्री इमेच्योर स्पर्म, ये जो टूटना है यह प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन। तो प्लस स्पर्मिएशन, इसके फलस्वरूप यहां तक हमको अभी भी इमेच्योर स्पर्म मिला, ये सारे प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, नॉन मोटाइल है। उसके बाद फिर एडिशनल मॉडिफिकेशंस प्लस कर लेना, एडिशनल मॉडिफिकेशंस इन इपिडिडाइमिस, जिसके फलस्वरूप अब इमेच्योर स्पर्म मैच्योर स्पर्म में बदल गया माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेसमेंट की वजह से। तो ये सारा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। जो कि हम आपको अभी शॉर्ट में बता दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी लिखो तो बहुत है, इसी को समराइज करके। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? यू कैन गेट Yes, yes, sir. हाँ बोलो, somebody was saying something। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टोली सेल का रोल, वो आप ध्यान में रखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सर्टोली सेल एक्चुअली क्या कर रहा है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है, और दे कौन रहा है, खुद दे रहा है, लेकिन ला कहां से रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज और विटामिन पैदा तो नहीं हो गया ना, वो कहीं से आया इसमें, और फिर ये दिया स्पर्म को, तो आया कहां से, ब्लड से आया। ब्लड में कहां से आया, खाना से आया, तो ब्लड से जो आया, तो ब्लड की सप्लाई जो है सर्टोली सेल तक है, स्पर्म तक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी स्पर्म का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सका, क्योंकि एक अलग कंपार्टमेंट में उसे कम टेम्परेचर पर, क्योंकि जो एंजाइम्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। तो स्क्रोटम के एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उनके अंदर जो मसल्स हैं उसका एनाटॉमिकल डिटेल्स इस प्रकार से है कि बॉडी हीट से अवे है वो, तो 2 डिग्री तापमान वहां कम रहता है, जिसकी वजह से वहां एंजाइम्स जो है एक्टिव रहेंगे स्पर्मिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो अब ब्लड में क्या है, क्योंकि एक नया सेल का उत्पन्न हो रहा है, यहाँ वेस्ट इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है यूरिया, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और ब्लड डायरेक्ट अगर बात करेगा स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, तो उसे वेस्ट प्रोडक्ट भी प्राप्त होंगे। ओके, इसी तरह का एक ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारे बॉडी में, जो कि ब्रेन और ब्लड को अलग करता है वो बैरियर, क्योंकि ब्रेन सेल जो है न्यूरॉन्स बहुत नखरा वाला है, उसको नहीं चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन चाहिए, बस ये वेस्ट प्रोडक्ट के टच में बिल्कुल नहीं रहना है उसको, नहीं तो वो डेथ हो जाएगा न्यूरॉन्स का। तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर उस चीज को सेपरेट करता है, ब्लड से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और फिर वहां से न्यूरॉन्स लेता है। उसी तरह यहां भी देखिए ब्लड टेस्टिस बैरियर है, बीटीबी, ब्लड और टेस्टिस के बीच में सर्टोली सेल बैरियर का काम कर रहा है। यह ब्लड से यूजफुल सब्सटेंसेस लेके सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस ही स्पर्म सेल को प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो यह एक प्रकार से एक एनवायरनमेंट भी मेंटेन किए हुए है जो कि जरूरी है इस स्पर्म के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में. सो आप यू कैन सी द सर्टोली सेल्स आर हैविंग सेंट्रल रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, यही वो सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है जिससे कि मियोसिस की शुरुआत होती है. मियोसिस के लिए उकसाता यही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को, नहीं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेस्ट कर जाएगा डिवाइड होने के बाद. यही टेस्टिकुलर फ्लूइड सिक्रीट किया जिसमें स्पर्म तैरते हुए बाहर, तैरते हुए नहीं, उसमें स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे और वो रिवर्स पेरिस्टल्टिक के द्वारा वह आगे की ओर बढ़ेंगे. यही सर्टोरी सेल्स के ऊपर एक एबीपी नाम का प्रोटीन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन से बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप सिग्नल मिलता है इस डेवलपमेंट का और स्पर्मेटोजेनेसिस के सेल डिविजन्स का. ओके, अगर एबीपी का एक्सप्रेशन कम हो जाए on Sertoli cells, it will result into the infertility. क्योंकि फिर टेस्टोस्टेरोन बाइंड नहीं करेगा, टेस्टोस्टेरोन बाइंड नहीं करेगा, डेवलपमेंट होगा नहीं स्पर्म का. इट विल रिजल्ट इनटू लो स्पर्म काउंट और वेरी मतलब एब्सेंट. ओके, यही कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं सर्टोली सेल्स जो कि कंट्रोल करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी. ये सर्टोली सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करता है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड निश्चित मात्रा में लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन सिक्रीट करते रहे, ताकि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते रहे. ओके, यही सर्टोली सेल फेगोसाइटोज करता है एक्स्ट्रा मटेरियल जो प्रेजेंट है स्पर्मेटिड्स में, क्योंकि देखो कितना साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, और स्पर्म में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो जाता है. तो जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल है, जो फालतू ऑर्गेनेल जिसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे लाइसोसोम की आवश्यकता नहीं है स्पर्म में, तो लाइसोसोम को फेगोसाइटोज कर देगा, वो एनगल्फ कर देगा. जो भी रेसिडुअल साइटोप्लाज्म है उसको भी फेगोसाइटोज कर देगा, और स्पर्मियोजेनेसिस का जो लेफ्ट ओवर है उसको भी फेगोसाइटोज कर देगा, क्लियर कर देगा डेब्रिस को सर्टोली सेल. ओके, और यह साथ ही साथ जो मदर सेल है स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल, उसको भी बूस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है उसके एनवायरनमेंट में, उसके वेलबींग में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये